कलयुग के बेटे। एक गांव के एक छोटे से घर में बूढ़े राम सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। उम्र के साथ साथ शरीर भी थक चुका था। जिंदगी की शाम ढल रही थी और बुढ़ापे के झुर्रियों ने उनके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उनके तीन बेटे राकेश, सुरेश और मुकेश। जब ये बच्चे छोटे थे तो राम सिंह और सावित्री ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें संवारने में लगा दी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, हर जरूरत को पूरा किया। उनका सपना था कि ये बड़े होकर ये बच्चे नाम रोशन करेंगे, एक सजीव सहारा बनेंगे। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने लगे। राम सिंह और सावित्री को गर्व होता था कि उनकी मेहनत रंग लाई और उनके बेटे अब अच्छी नौकरी कर रहे थे। पर वे नहीं जानते थे कि शहर की चकाचौंध और आधुनिक जीवन शैली ने बेटों के दिलों में जो बदलाव ला दिए थे, वह कभी उनके सपनों में नहीं था। कुछ साल पहले की बात है, जब राम सिंह ने सोचा कि वे अपनी सारी जमीन जायदाद बच्चों के नाम कर देंगे, ताकि उनके बाद बेटों में कोई विवाद न हो। उन्होंने सोचा कि आज उनके पास है जो कल उनके बेटों के पास होगा। राम सिंह ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम तीनों अपने परिवार के साथ आराम से रहो और हम बूढ़े हो चले हैं। अब तुम लोग संभालो। मैंने सोच लिया है कि यह जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तीनों बेटे हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने पिता की बात सुनते रहे। उन्होंने बिना कुछ कहे सहमति दे दी और जल्द ही संपत्ति उनके नाम कर दी गई। जब तक यह प्रक्रिया चलती रही, तीनों बेटे गांव में आकर अपने माता पिता की सेवा करते दिखते थे। लेकिन जैसे ही जमीन उनके नाम हो गई, उन्होंने दूरी बना ली। धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया। एक दिन राम सिंह को पता चला कि राकेश, जो सबसे बड़ा बेटा था, गांव से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चला गया था। सुरेश और मुकेश ने भी अपनी राहें अलग कर ली थी। माता पिता को लगा कि यह सब कुछ कुछ समय के लिए है। बेटों का काम होगा, इसलिए वे गांव नहीं आ पाते होंगे। लेकिन हफ्तों महीनों बीत गए और न बेटों ने कोई फोन किया, न कोई खबर ली। इस बीच राम सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। सावित्री अपने बूढ़े हाथों से उनकी देखभाल करती, पर यह सब उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन जब स्थिति बिगड़ गई, तो सावित्री ने तीनों बेटों को फोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, हमें तुम्हारी जरूरत है। फोन पर आवाज सुनकर राकेश ने बहाना बनाया, माँ, काम का बहुत दबाव है, अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। सुरेश ने कहा, माँ, अभी तो मेरा प्रमोशन हुआ है, अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। और मुकेश ने कहा, माँ, शहर में बहुत बिजी हूँ, अभी आना मुश्किल है। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है बेटा, हम जैसे भी हो सके देख लेंगे। यह कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये वही बेटे हैं जिन्हें उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। अगले कुछ महीनों में राम सिंह की हालत और भी बिगड़ गई। सावित्री ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो सका। एक दिन जब राम सिंह की तबीयत बेहद खराब हो गई, सावित्री ने गांव के एक बुजुर्ग से मदद ली और एक बार फिर तीनों बेटों को बुलाने का संदेश भेजा। बेटों ने इस बार भी वही पुरानी कहानी दोहराई। अंततः राम सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब राम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ तो तीनों बेटे पहुंचे, लेकिन किसी ने अपनी मां के आंसू नहीं पहुंचे, न कोई सहारा दिया। वे बस अंतिम क्रिया करके लौट गए। कुछ दिनों बाद सावित्री को समझ आ गया था कि उसके बच्चे अब उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। गांव में वह अकेली रह गई थी। जब किसी ने इस बात की खबर गांव के प्रधान को दी, तो उन्होंने सावित्री से आकर बात की। प्रधान ने पूछा, माँ, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? क्या वे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गए? सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, वे अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। हम तो बस यहीं रहेंगे, यही हमारी किस्मत है। यह सुनकर प्रधान ने कहा, माँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे बेटों से इस बात की शिकायत कर सकते हैं। कानून तुम्हारे साथ है। संपत्ति का ट्रांसफर रद्द हो सकता है। सावित्री ने प्रधान को हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने अपने बच्चों को उनकी खुशियों के लिए आजाद कर दिया है। अगर यह उनका प्यार होता तो वे खुद मुझसे मिलने आते। जबरदस्ती से मैं उनके दिलों में अपने लिए जगह नहीं बना सकती। प्रधान निरुत्तर हो गए और सावित्री उसी घर में वापस लौट आई। दिन बीतते गए और सावित्री का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया, जिसने सावित्री की कहानी सुनी
उसने उनके पास आकर कहा, माँ, क्या आप मुझे अपना बेटा मान सकती हैं? मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपकी देखभाल करना चाहता हूँ। सावित्री ने हैरानी से उस अजनबी को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और सम्मान देखा। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनके लिए इस अजनबी को भेजा है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हें जो भी ठीक लगे करो, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। और उसी दिन से सावित्री के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। गांव का वह अजनबी जिसने कभी उनका हाथ पकड़ने की उम्मीद नहीं की थी, आज उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सहारा वही होता है जो बिना स्वार्थ के और ऐसे समय पर काम आए जब कोई भी पास न हो। सच्चाई यह है कि जो संबंध दिल से जुड़े होते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। भले ही सावित्री के असली बेटे उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन भगवान ने उनके लिए एक नया बेटा भेजा जो हर मुश्किल में उनके साथ था। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।